हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज बहुत ही एक सिंपल वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर, और पूरी डिटेल्स मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। देखिए, ये 4 महीने के एक छोटे बच्चे का चार्ट है, और कुछ 1.5 महीना पहले ये मेरे को चार्ट दिखाने के लिए आए थे। तो डॉक्टर्स ने इनको क्या प्रॉब्लम बताई कि बच्चे का जो वेट है वो बढ़ नहीं रहा था अकॉर्डिंगली, जितना साइंटिफिकली या मेडिकली रूल के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो उस समय मैंने इनको ये बोला था कि 22 सितंबर तक आप वेट करें। अभी किसी भी तरह की कोई मेडिसिन या कोई किसी तरह का उपचार करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। 22 नवंबर के बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एट द एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास इनका जो वेट है अकॉर्डिंगली बढ़ने लग जाएगा, और जितना डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था उतना वेट इनका अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो अभी 30 दिसंबर चल रहा है। तो कल इनका मुझे कॉल आया था, और इन्होंने मुझे बोला कि जो बच्चे का वेट है वो 6 kg हो गया है, लेकिन अभी ये सिर्फ 3.5 या 4 मंथ्स के आसपास ही है। एज पर रिकमेंडेशन जो डॉक्टर्स ने इनको कहा था कि 5 महीने में डबल होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वेट 3 kg था दोस्तों। तो अब मैं इसमें आपको लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि किस लॉजिक के बेस पे मैंने उनको ये पेरेंट्स को आश्वासन दिया था कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चे का वेट अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो उस लॉजिक को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले एग्जांपल चार्ट एक बार बता देता हूँ। 10 नंबर लगन है इनका। ये बच्चा जो है मेल है दोस्तों, लड़के का चार्ट है, मेल कुंडली है। पूरी डिटेल्स और मैंने नमांश वगैरह यहाँ नहीं बनाया है क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन है वो यहीं से हमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। नमांश में मैंने लिख दिया है कि सैटर्न नमांश में नंबर 10 में है। यहाँ गलती से मैंने नंबर 9 लिख दिया है, यहाँ 10 कर देते हैं। तो शनिदेव नवांश में वर्गोत्तम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चार्ट के लिए। पूरा नवांश मैंने नहीं बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपको चार्ट के बारे में बताता हूँ। 10 नंबर लगन है, 11 12 सारे प्लैनेट्स अकॉर्डिंगली यहाँ लिखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज प्लीज आप नोट कर लीजिए, बहुत से लोग इस पे मिस्टेक करते हैं। मेरे पास बहुत सारी पहले भी मेल्स आई थी जब एक वीडियो मैंने मकर लगन के ऊपर बनाई थी। अभी भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आने वाली है, मुझे पहले ही पता है। उसका रिप्लाई मैं पहले ही आपको दे रहा हूं। देखिए, मकर लगन नंबर 10, मकर लगन एक जल राशि है दोस्तों। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी। बहुत से पंचांग्स में ऐसा नहीं लिखा रहता है कि मकर 10 नंबर राशि एक जल राशि है, लेकिन 10 नंबर राशि जल राशि को ही सिग्निफाई करती है दोस्तों। इसका क्या रीजन है? मकर लगन कैप्रिकॉर्न साइन में जो जोडियक साइन है उसमें क्रोकोडाइल मगरमच्छ बना रहता है दोस्तों, और मगरमच्छ हमेशा पानी में ही रहते हैं। पानी में रहकर ही ज्यादा उनको खुशी होती है। हालांकि वो धरती पर भी चल सकते हैं, लेकिन पानी में रहना उनको ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए मकर राशि को जल से सिग्निफाई किया जाता है। और मोस्टली 99% मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ 1% मैं छोड़ रहा हूँ। 99% लोग जिनका मकर लगन होगा वो देखने में थोड़े हेल्दी होंगे। और अगर गुरु की दृष्टि 4th हाउस कुछ हाउसेस पर होती है, अगर गुरु की दृष्टि वहां होगी तो उनका स्टमक बहुत मोटा होता है या बहुत ज्यादा वो हैवी हो जाते हैं। देखिए, मेरा भी स्वयं मकर लगन है, और मेरी हेल्थ जो है शुरू शुरू से ही मेरी फ्लफी बॉडी रही है। तो जितने भी मकर लगन के लोग हैं मोस्टली इनकी बॉडी जो होती है फ्लफी होती है, हैवी होती है। तो ये पहला रीजन था जो मैंने इस बच्चे का चार्ट देखकर इनके पेरेंट्स को एडवाइस किया था कि किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्चा धीरे धीरे इतना वेट गेन कर लेगा कि आप लोग फिर इसका वेट कम करने के लिए इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि मकर लगन देखने में बहुत सिंपल लगते हैं दोस्तों, लेकिन जब ये अपना मुंह खोलेंगे तो इनका माउथ जो होता है अंदर से इतना बड़ा होता है जैसे मगरमच्छ
जब अपना मुंह खोलता है तो उसका माउथ बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो जल राशि है, घबराने की बात नहीं है। और 22 नवंबर मैंने इनको क्यों बोला, इसके पीछे एक लॉजिक है दोस्तों। देखिए 22 नवंबर के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट शायद 22 से 21 नवंबर के आसपास ही था। 22 नवंबर को गुरुदेव अपना राशि, गोचर राशि चेंज कर गए और 22 नवंबर को गुरु 10 नंबर राशि में आ गए थे दोस्तों, जो कि इनका लगन है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि गुरु जब कुछ हाउसेस में इफेक्ट करते हैं, खासकर मकर लगन वालों के लिए, तो बहुत जल्दी उस केस में वेट बढ़ने लग जाता है। और अगर आपका मकर लगन है, गुरु लगन में ही आ गए हैं भाग्यवश, तो आपका वेट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। गुरु ओबेसिटी यानी फैटनेस के कारक होते हैं दोस्तों। तो देखिए अभी रिसेंटली 30 तारीख को जब इनका फोन मेरे को आता है तो बच्चे का वेट 6 kg ऑलरेडी हो चुका है। अभी उसके पास 1-1.5 महीना है। डॉक्टर ने जैसे कि कहा था कि 5 महीने में वेट डबल होना चाहिए, तो आई थिंक ये डबल से भी बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा। और जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा वेट बहुत बढ़ेगा। तो जिन लोगों का भी मकर लगन है, मैं मकर लगन की बात कर रहा हूं दोस्तों, मकर राशि की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि गोचर आप हमेशा 2 तरीकों से लगा सकते हैं, राशि से भी, मकर राशि से भी, और मकर लगन से भी। इसका मतलब है लगन से भी आप गोचर लगा सकते हैं। अगर आपको क्या देखना है, सामने वाले की क्वेरी क्या है, इसके ऊपर आपको पहले फोकस करना है। क्या वो क्वेरी बॉडी रिलेटेड है, क्योंकि लगन आपका शरीर है, चंद्रमा आपका मन है। तो जिस तरह की क्वेरी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको गोचर लगाना है। अगर चंद्रमा से रिलेटेड क्वेरी है तो चंद्र लगन पे गोचर लगाना है। अगर बॉडी से रिलेटेड क्वेरी है तो लगन कुंडली पे आपको गोचर लगाना है। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली जो गोचर होता है चंद्रमा पे ही लगाया जाता है, लेकिन लगन कुंडली पे भी आप गोचर लगा सकते हैं, सूर्य कुंडली पर भी आप गोचर लगा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ समय बाद में सूर्य कुंडली पर कैसे गोचर लगाते हैं, क्या उसका रिजल्ट आता है, ये भी आपको थोड़े टाइम में मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक लॉजिक था, बहुत ही सिंपल यहाँ लॉजिक है। और मोस्टली जब आप किसी पंडित लोगों को कुंडली दिखाने जाते हैं, जो मंदिर में पंडित लोग बैठे रहते हैं और वो कुंडली देखते हैं, वो कुछ नहीं देखेंगे। आप उनको अपना नाम बताएंगे या अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताएंगे, तो उनके पास एक रेडी देखना पंचांग होता है। पंचांग से वो आपका लगन निकाल लेंगे उस पीरियड का और स्ट्रेट वे सीधा उसमें गोचर लगा देते हैं दोस्तों। कोई वो आपकी दशा नहीं देखेंगे, कोई आपका नक्षत्र नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ गोचर से ही वो प्रिडिक्शंस करती हैं। और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं उन पंडित जी लोगों का आदर करता हूं दोस्तों। प्रिडिक्शंस जो होती हैं बिल्कुल सटीक होती हैं, सबकी नहीं, लेकिन बहुत ऐसे पंडित हैं जिनके पास गुप्त नॉलेज है लेकिन वो बताते नहीं है, कुछ भी वो नहीं देखेंगे। तो ये इस तरह से प्रिडिक्शंस गोचर से वो करते हैं और प्रिडिक्शन कभी भी गलत नहीं होती है। 10 नंबर राशि में गुरुदेव यहाँ आने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ेगा 100%, जिन भी लोगों का मकर लगन है। तो इस तरह की प्रिडिक्शंस आप बाकी लग्नों के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी और का कोई भी लगन है और शनिदेव कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं या गुरुदेव कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, बिना किसी दशा के, बिना किसी नक्षत्र के, बिना नक्षत्र सिद्धांत के आप एक जनरल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं जो कभी भी गलत नहीं होंगी, अगर आपकी कैलकुलेशन और आपकी जो बेसिक नॉलेज है, राशियों की बेसिक नॉलेज होना उसमें बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक नॉलेज आपको है तो आपकी प्रिडिक्शंस कभी भी गलत नहीं होंगी। यहाँ पे एक और बहुत ही एक अच्छी चीज है दोस्तों, लग्नेश यहाँ पे बली हैं। देखिए लग्नेश स्वयं 10 नंबर राशि में ही विराजमान है। मैं स्वयं अगर जल में विराजमान होऊंगा तो कैसे मेरा वेट कम रह सकता है। ये सिर्फ समय की थोड़ी विडंबना आप कह लीजिए, या एक गोचर अच्छे से मूव नहीं किया है उनका, इस वजह से जो उनका वेट का प्रॉब्लम हो गया था। और लग्नेश शनिदेव नवांश में भी 10 नंबर राशि में है। वर्गोत्तम लग्नेश होना एक बहुत ही भाग्यवान लोगों के किस्मत में ऐसा होता है जब लग्नेश लगन में ही हो और नवांश में वर्गोत्तम हो, तो बहुत ही एक शुभ फल मिलता है दोस्तों। तो इस कुंडली में और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन
जो हमारा मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो कोई भी कुंडली आप देखते हैं, अगर किसी छोटे बच्चे की आप कुंडली देख रहे हैं, हालांकि 12 साल से पहले कुंडली नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बच्चे को हेल्थ इश्यू आ रहा है, तो उस केस में आप कुंडली देख सकते हैं। तो यहाँ पे गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। इनकी दशा मंगल देव की चल रही है अभी एट प्रेजेंट। इनका जो जन्म है, चंद्रमा जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, मंगल की महादशा इनको चल रही है। देखिए मंगल 4th हाउस में है, रेट्रोग्रेड है। मकर लगन के लिए मंगल एक शुभ प्लैनेट नहीं माने जाते हैं दोस्तों। तो अभी इनका बचपन है, 4 महीने के ही हैं, तो इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है। और मंगल के साथ अंतरदशा चल रही है राहु देव की। तो राहु देव देखिए तीसरे, छठे और 11वें घर में बहुत ही बली माने जाते हैं, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। जब राहु छठे घर में होते हैं किसी की भी कुंडली में, बहुत ही पावरफुल होते हैं। खासकर मिथुन राशि में है राहु देव, तो किसी भी तरह से कोई भी दशा वाइज भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मंगल के बाद राहु देव की ही महादशा आने वाली है, और वो 6th हाउस में ही विराजमान है। अति पावरफुल जिसको कहते हैं, बहुत पावरफुल योग बनाएगा ये जब इनकी महादशा आरंभ होगी। एजुकेशन, हर चीज इनको आराम से मिल जाएगी दोस्तों। तो ये लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशंस हैं, इस पे अभी नहीं जाएंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया है। जिनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये चार्ट बनाया था, उन्होंने मुझे इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताने से मना किया है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सितंबर के आसपास इनका बर्थ होना चाहिए। टाइम आप निकाल सकते हैं यहाँ से। सूर्य यहाँ पे आने वाले हैं, यानी कि सूर्य अस्त होने वाला है। यहाँ पे जब सूर्य आएंगे तो सूर्य अस्त हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 4 और 6 के बीच में टाइम होना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को नहीं पता है, इन्होंने बताया भी नहीं है, खाली मेरे से कुंडली ही शेयर की थी और कुछ चीज़ें इन्होंने मुझे बताई थी कि जैसे पंडित जी ने कहा कि शनि और गौतम है, नवांश में 10 नंबर में है, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अब क्योंकि मकर लगन की बात हो रही है दोस्तों, कुछ और बेसिक पॉइंट्स मैं इसमें आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब बात हो रही है तो उसको पूरा कर देना चाहिए। देखिए मकर, एक मिनट के लिए माफी चाहता हूँ। मकर लगन के लिए गुरुदेव एक बहुत ही अशुभ प्लैनेट होते हैं दोस्तों। यहां मैं लिख देता हूं, जुपिटर एक बहुत ही अशुभ प्लैनेट माने जाते हैं। 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड का अपना रिजल्ट ये नहीं देंगे क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। और 3rd हाउस जो कि एक खराब हाउस माना जाता है, यहाँ पे 15% रिजल्ट आएगा, इनका 85% रिजल्ट आएगा। तो गुरुदेव एक खराब प्लैनेट है, लेकिन देखिए भाग्यवश यहाँ पे 12th लॉर्ड 12th में ही बैठ गए हैं। तो अब ये खराबी करेंगे तो कहाँ करेंगे, 12th हाउस में ही। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। जब भी कोई प्लैनेट अपने ही घर में विराजमान हो जाता है, चाहे वो खराब हाउस क्यों ना हो, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता है। यही गुरुदेव कुंडली में कहीं और आके विराजमान हो जाते तो उस हाउस को बुरी तरह से पीड़ित कर देते हैं। तो 12th हाउस को पीड़ित करेंगे। 12th हाउस आपके खर्चे हैं, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बता दिया, मंगल देव भी एक खराब प्लैनेट माने जाते हैं, और चंद्र देव भी एक न्यूट्रल प्लैनेट आप इसको कह सकते हैं। खराब भी हैं, अच्छे भी हैं, क्योंकि देखिए ये 7th लॉर्ड हैं। चंद्रमा यहाँ पे 7th लॉर्ड बन जाते हैं। तो 50% जो रिजल्ट होगा ये एक मारक प्लैनेट का देंगे, और 50% जो रिजल्ट होगा एक केंद्र के स्वामी का भी देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक रूल लगता है, जो मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाई थी, वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, चंद्रदेव जो है 100% एक खराब प्लैनेट बन जाएंगे दोस्तों। मकर लगन के लिए चंद्रमा एक 100% खराब प्लैनेट बन जाते हैं। देखिए केंद्र के स्वामी हैं 50%, आप कह सकते हैं कि केंद्र के स्वामी है तो अच्छे होने चाहिए। मार्केश है, मारक प्लैनेट है, 7th लॉर्ड है, तो 50% ये उनकी खराबी हो गई। लेकिन यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है दोस्तों, केंद्र में जब शुभ ग्रह की राशि होती है तो वो अति पापी हो जाते हैं, उनका जो शुभ फल होता है वो खत्म हो जाता है,
और वो अशुभ फल देते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, 50+50 100% यहाँ चंद्रदेव खराब रहेंगे दोस्तों। तो देखिए, अगर चंद्रदेव की दशा आ जाती है बीच में कहीं भी महादशा, हालांकि इनको चंद्रदेव की महादशा शायद नहीं आएगी क्योंकि ये पहले ही बीत चुकी है, ऑलरेडी मंगल से ही महादशा स्टार्ट हुई है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंतरदशाओं का सामना इनको करना पड़ेगा जब अंतरदशा आएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, भगवान ने एक बहुत ही सुंदर योग बना के भेजा है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया है दोस्तों। बुधदेव इनके यहाँ प्लेस्ड है, सॉरी मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, भाग्य के स्वामी भाग्य में ही है। तो देखिए, चंद्रमा के आसपास दो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, एक तरफ मंगल है जो कि रेट्रोग्रेड है, एक तरफ राहु है जो कि एक नेगेटिव प्लैनेट या एक अशुभ प्लैनेट माने जाते हैं। तो जो मारक प्लैनेट है या जो 100% चंद्रमा यहाँ खराब रिजल्ट देने वाले हैं वो एग्जॉल्टेड है, बली है, लेकिन उनको दो नेगेटिव प्लैनेट्स ने घेर लिया है, सराउंड कर लिया है। एक तरह से आप पाप कर्तरी तो नहीं, पाप मध्य कह सकते हैं आपको। पाप कर्तरी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, कुछ लोग इसको पाप कर्तरी बोलेंगे क्योंकि मंगल देव यहाँ रेट्रोग्रेड है, लेकिन मंगल देव देवता है दोस्तों, वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं। ये पाप प्लैनेट नहीं है, एक क्रूअल प्लैनेट है। ये बार बार मैं अपनी वीडियोस में रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। सूर्य देव और चंद्रदेव एक क्रूअल, और सॉरी सूर्य देव और मंगल देव एक क्रूअल प्लैनेट है, पापी प्लैनेट्स नहीं माने जाते हैं। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। राहुदेव, शनिदेव, केतुदेव ये पापी प्लैनेट्स हैं, इनको पाप प्लैनेट्स माना जाता है। तो ये पाप मध्य में आप इसको कह सकते हैं। तो जो चंद्रदेव एग्जॉल्टेड होकर पावरफुल होने वाले थे, पाप मध्य में होके उनकी पावर को जकड़ लिया गया है, तो इतना ज्यादा ही चंद्रदेव यहाँ खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे दोस्तों। एक और चीज इस कुंडली में बहुत अच्छी है जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मकर लगन पे बात हो रही है। शुक्रदेव यहाँ योग कारक होते हैं दोस्तों। देखिए, ये शुक्रदेव यहाँ पे योग कारक है, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के भी स्वामी है दोस्तों। तो शुक्रदेव मकर लगन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। अगर शुक्रदेव कुंडली में अच्छी जगह पे हैं, केंद्र में विराजमान है, या किसी योग कारक दूसरे किसी योग कारक प्लैनेट से दृष्ट है, यहाँ पे दूसरे योग कारक प्लैनेट होंगे लग्नेश। तो देखिए, लग्नेश स्वयं शुक्रदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं शनिदेव की दृष्टि सीधा शुक्रदेव पर पड़ रही है। तो शुक्र से रिलेटेड अगर ये व्यक्ति अपने जीवन में काम करेगा, जब वे बड़े हो जाएंगे तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुक्र इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक होते हैं दोस्तों, बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। कंप्यूटर्स, जितना भी कंप्यूटर्स रिलेटेड काम होता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होता है, कपड़े का काम आप कह सकते हैं, टेक्सटाइल्स आप कह सकते हैं, मेडिसिन्स के कारक भी शुक्रदेव होते हैं दोस्तों। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, खासकर जब चंद्रमा की राशि में होते हैं तो बिल्कुल मेडिसिन से रिलेटेड भी अगर आप काम करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। तो मकर लगन वालों को दो चीजें अवश्य करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप जल रिलेटेड काम करेंगे, वो जल वाइट नहीं होना चाहिए, या अगर कोई आप केमिकल्स रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि आपका जो लगन है वो 10 नंबर है जो जल को सिग्निफाई करता है, लेकिन वो जल देखने में काला होना चाहिए। अगर केमिकल्स का काम करते हैं तो ब्लैक केमिकल्स का काम करना चाहिए आपको, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और शुक्रदेव क्योंकि बहुत शुभ प्लैनेट माने जाते हैं और अच्छी पोजीशन पे हो, तो अगर शुक्रदेव का आप काम करेंगे तो जीवन में आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मकर लगन वालों की कुंडली के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है दोस्तों। और देखिए, यहाँ भाग्य के स्वामी भी भाग्य के घर में है, तो किसी भी तरह से यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स को। अगर एक मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने उनका रिप्लाई जो है यहाँ पे कर दिया है, और जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था, मैंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यहाँ शेयर नहीं की है। तो किसी भी तरह की कोई भी रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं फिर से उनसे, उन पेरेंट्स को यहाँ पे एक बार दोबारा से आग्रह कर रहा हूँ, किसी भी तरह से पंडितों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है।
कोई पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लग्नेश बली हैं, भाग्य के स्वामी बली हैं, तो किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और गुरु का जो ट्रांजिट है 10 नंबर में उनके लगन में ही आ रहा है दोस्तों, जो कि उनके लग्नेश के साथ मिलकर नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो ये गुरु इनकी बॉडी को इम्प्रूवमेंट करेंगे, इनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करेंगे और इनको धीरे धीरे वेट इनका बढ़ने लगेगा और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और वैसे भी इनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम और नहीं है, सिर्फ वेट की ही प्रॉब्लम थी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अष्टक वर्ग की मेरी जो सीरीज थी वो बीच में यहाँ ब्रेक लग गया है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी वो अष्टक वर्ग के ऊपर ही होगी। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि अष्टक वर्ग में 4 खंड में लाइफ को डिवाइड किया गया है। वो किस तरह डिवाइड करते हैं, सॉरी 3 खंड में लाइफ को डिवाइड किया गया है। उन 3 खंड्स का क्या रिजल्ट होता है, कैसे अष्टक वर्ग से आपको कैलकुलेशन करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ दोस्तों, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।